नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर होंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634 और 02223001635। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज मार्केट में क्या हलचल रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ग्वार में तेज गिरावट आई है और 0.25% की गिरावट के साथ 4400 के बेहद करीब बंद हुआ है ग्वार का वायदा। और ग्वारगम में 2% से ज्यादा की गिरावट, 190 रुपए तक दाम लुढ़के हैं। और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि मौसम विभाग ने ये कहा है कि अल नीनो का कोई बड़ा खतरा नहीं है, ऐसे में मानसून बेहतर रहने की उम्मीद है। चना वायदा करीब 40 रुपए बढ़कर 4354 के स्तर पर बंद। सरकारी खरीद डिमांड बढ़ने से इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा है। इसके अलावा तिलहन की बात करें तो तिलहन के सारे काउंटर लाल निशान में हैं। सोयाबीन, सोया तेल और सरसों। आप देखिए कि सोयाबीन का भाव 3730 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि गिरावट की रफ्तार बहुत तेज नहीं है। अब देख लेते हैं कुछ और काउंटर को जहां पर आज ट्रेड किस तरह से हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। जीरा वायदा 30 रुपये नीचे बंद हुआ है 15,655 पर। कोरिएंडर में 136 रुपये की तेज गिरावट यहां पर दिखी है। लेकिन टर्मरिक का वायदा बिल्कुल फ्लैट और कार्डेमम में करीब 1.5% की मजबूती। और बुलियन मार्केट को देखते हैं। गोल्ड का मार्केट 70 रुपये नीचे है, 31,947, 32,000 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। चांदी में 165 रुपये की कमजोरी। रुपए की तेज गिरावट के बाद भी बुलियन के मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जानेंगे आगे बुलेटिन में। लेकिन कच्चे तेल को देख लेते हैं। यहाँ पर भी गिरावट है, 1% नीचे है भाव, 4078 के स्तर पर इस वक्त क्रूड में ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस करीब 1% ऊपर, 190 के ऊपर। कोई बड़ी हलचल नहीं, इसी के आसपास आज दिन में ट्रेड मार्केट में हुआ है। तो कोई बड़ा एक्शन, बड़ा मूव यहाँ पर मार्केट में नहीं दिख रहा है। अब देखिए मेटल का मार्केट आपकी स्क्रीन पर है। और कॉपर और जिंक ये हरे निशान में तो है, लेकिन निकल और एल्युमिनियम लाल निशान में है। लेकिन हरा निशान भी उतना ज़्यादा नहीं है और ना ही लाल निशान, यानी कुल मिलाकर एक रेंज में ट्रेड है मार्केट में। कोई बड़ी हलचल नहीं है, एक दायरे का कारोबार मेटल मार्केट में हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं गोल्ड का स्पॉट प्राइस, जिस भाव पर आप और हम सोना खरीदते हैं। ये देखिए 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,955, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,385 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 24,060। चलिए, तो बात हो गई मार्केट की। लेकिन आज एग्री मार्केट में जिस खबर का बड़ा इंपैक्ट दिखा है वो खबर है मानसून। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। मौसम विभाग ने ये कहा है कि कहीं से भी मजबूत अल नीनो की आशंका नहीं जताई गई है। तो ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि इस साल मानसून बेहतर रहेगा। हालांकि कितनी बारिश होगी, डिटेल्स क्या रहेंगे मानसून को लेकर के, ये आपको अप्रैल में बताया जाएगा। और मिड अप्रैल के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास मौसम विभाग का पहला पूर्वानुमान जारी होगा। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी, पहला आधिकारिक अनुमान वही होगा। और जब हमने इस मुद्दे पर स्काईमेट से बात की तो स्काईमेट ने कहा कि 3 अप्रैल को ही स्काईमेट की तरफ से मौसम का पहला पूर्वानुमान जारी होगा। स्काईमेट एक प्राइवेट वेदर एजेंसी है, जबकि IMD एक सरकारी वेदर एजेंसी है। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है, हालांकि इस खबर का अभी देखा जाए तो पहले अनुमान से पहले कोई मतलब था नहीं, लेकिन मतलब इसलिए हो गया, IMD के इस बयान का इम्पैक्ट मार्केट पर इसलिए हो गया क्योंकि इससे पहले एक खबर आ गई थी। इससे पहले ये खबर ये आ गई थी, स्काईमेट ने कह दिया था कि इस बार अल नीनो का खतरा है, ऐसे में मानसून कमज़ोर रहेगा। और जब स्काईमेट की तरफ से ये बयान आया, उसके बाद एग्री मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट भी दिखा। ग्वार के दाम करीब 10% बढ़े और बाजार में चर्चा होने लगी क्या मानसून कमज़ोर होगा। और एग्री मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट मानसून का दिखता है। लेकिन आज मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद या इस बयान के बाद जो मार्केट की चाल है वो बदल गई और ग्वार का मार्केट अचानक से तेज़ गिरावट की गिरफ्त में आ गया। अब देखिए आपको एक बार बताते हैं, मानसून को लेकर आप 2-3 चीज़ें नोट कर लें कि आपको देखना क्या है। जब 3 अप्रैल को स्काईमेट का अनुमान आएगा
और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जब मौसम विभाग का अनुमान आएगा तो आपको 3 चीज़ें देखनी है। पहला तो ये कि कितना मानसून का अनुमान जताया जा रहा है। अब आप देखिए 96 से 104% अगर बारिश का अनुमान जताया जाता है तो इसे सामान्य मानसून कहते हैं, यानी नॉर्मल मानसून। 104 से अगर ज़्यादा मानसून की संभावना जताई जाती है तो इसे कहते हैं सामान्य से ज़्यादा बारिश, और 96 से कम अगर होता है तो ये सामान्य से कम होता है। लेकिन अगर 90% से कम बारिश का अनुमान जताया गया तो ये सूखे की श्रेणी में आता है, इसे आप नोट कर लें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपको देखनी है वो ये कि 4 महीने का मानसून का पीरियड होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम होता है मानसून का। आपको देखना ये है कि मौसम विभाग किस महीने के लिए कितना मानसून का अनुमान जताता है, यानी किस महीने कितनी बारिश होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगस्त में बहुत बारिश हो रही है, उसका कोई खास मतलब होगा नहीं, क्योंकि जो खेती होती है खरीफ की, जुलाई का महीना सबसे अहम होता है खरीफ की बुआई के लिए, और पूरे मानसून सीजन में 33% बारिश जुलाई के महीने में होती है आमतौर पर। तो जुलाई के महीने के लिए क्या फोरकास्ट आता है, इस पर आपकी नज़र ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर जून जुलाई का महीना अगर अच्छा होता है बारिश के लिए, अगस्त का महीना अच्छा होता है, तो आप समझिए खेती के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। सितंबर में ठीक है बारिश होगी तो फसल के लिए अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ सितंबर में बारिश हो और जून जुलाई में ना हो तो जब बुआई ही नहीं होगी तो फ़ायदा किसको होगा। ये दूसरी बात हो गई। ये 2 चीज़ें आपको नोट करनी है। पहली तो ये कितनी बारिश हो रही है, दूसरी ये कि किस महीने में कितनी बारिश हो रही है, और तीसरी बात ये कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है और जहाँ पर कम हो रही है। मान लीजिए कि मुंबई दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसका फ़ायदा खेती को तो होने वाला नहीं है। तो खेती वाले जो इलाके हैं वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है और वहाँ पर बारिश के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब वितरण कैसा है मानसून का। पता चला कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब सवाल ये है कि अगर मौसम विभाग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या स्काईमेट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें ना बताए कि अलग अलग इलाकों में कितनी बारिश होगी, तब आप क्या करेंगे? तब आपको देखना है जी बिजनेस, क्योंकि मौसम विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या स्काईमेट के पीसी के बाद तुरंत हम इस खबर को आप तक पहुंचाएंगे, और जो बातें वहां छूट जाएंगी वो हम एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुंचाएंगे और उनसे हम जानेंगे। फिर डिटेल में हम उनसे सवाल पूछेंगे कि अलग अलग इलाकों में कितनी बारिश होनी है। तो ये मानसून के ऊपर डिटेल जानकारी है। ये आपको अप्रैल महीने की तैयारी हमने कैसे करनी है आपको ये हमने बता दी। अब सवाल ये है कि आज के बयान का क्या मतलब निकाला जाए। हालांकि इस हफ्ते में सिर्फ 1 दिन का ट्रेड बचा है, कल का एग्री मार्केट में। तो अजय जी अब आप बताइए, आज तो इम्पैक्ट दिख गया मार्केट पे, ग्वार गिर गया काफ़ी इस खबर के बाद, कल भी दिखेगा इम्पैक्ट या फिर हो गया? गुड इवनिंग मितुजा। सबसे पहले तो जी जंग से आपने मानसून की पूरी परिभाषा बताई है और देखी, और रियली एक आम आदमी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्री में ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक तरीका कि कहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, कम हो रही, कौन से महीने में हो रही, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया और इसका इफेक्ट भी डेफिनेटली देखेंगे। देखिए आज का जो फॉल था डेफिनेटली आईएमडी के अपडेट के बाद आया, उसका ओवर इफेक्ट हम कल के सेशन में देखेंगे। बट मुझे लगता है अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे हमने फरवरी में स्काईमेट के अपडेट और अभी आईएमडी का देखा, तो बेटर वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत कीजिए। अल्टीमेटली बारिश का टाइम है और अप्रैल से जब एक्चुअल डेटा आता है कि जून में हम अगर मानसून आते हुए देखते हैं तो उसे 1-1.5 महीने पहले एक अपडेट क्लियर आ जाता है, लेकिन हम फरवरी मार्च में स्पेकुलेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डाइजी हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक ओवरहैंग आज भी रहेगा, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन में हमने जो तेजी देखी है तो उसको आज एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में लिया। तो आई थिंक कल के सेशन में भी एक थोड़ा बहुत ओवरहैंग रहेगा प्राइजेस में, बट इन ऑल मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट कर जाएगा और अगले हफ्ते मार्केट फिर से उभरना है। सेकंड पॉइंट रहेगा इसके अंदर मार्च एंडिंग। हमने ये भी देखा कि कैश क्रंचेस की वजह से भी ये है कि प्राइजेस में जो जंप आया है, तो यहाँ पे हमने हाजिर में जिस जन से बातें की तो पता चला कि काफ़ी लोग जो रुके हुए थे, जैसे ही भाव बढ़े इमीडिएटली प्राइजेस में सेलिंग आई ताकि वो एनकेसमेंट कर पाए। तो आई थिंक ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले हफ्ते हम नया महीना रहेगा और नया साल रहेगा। अगर हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से ये अप्रैल के हिसाब से देखें तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मानसून के भी अपडेट हम अगले हफ्ते में आते हुए देखेंगे, बट कल के सेशन में मुझे लगता है थोड़ा गिरावट का रुख देखने मिल सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कल थोड़ी सी गिरावट अभी और दिख सकती है। रविशंकर पांडे जी, आपका भी यही व्यू है कि कल कुछ और इम्पैक्ट इस खबर का दिखेगा, या आप ये मानकर चल रहे हैं कि इम्पैक्ट इज ओवर?
देखिए, अभी जिस हिसाब से अपडेट आया, मुझे लगता है कि 1-2 दिनों तक इसका असर रहना चाहिए, उसके बाद मार्केट इस खबर को डिस्काउंट करेगा। उसके बाद मुझे लगता है एक सपोर्ट आना चाहिए मार्केट में, लेकिन 1-2 दिन तक इस खबर का असर रह सकता है। कि 1-2 दिन तक इस खबर का असर रह सकता है। कितना असर, किस कमोडिटी पर असर, ये बताइए। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि सोयाबीन में थोड़ी गिरावट रह सकती है और गुआर में भी थोड़ी गिरावट रह सकती है। गुआर को लगातार हमने चढ़ते हुए देखा है, तो मुझे लगता है ये दोनों कमोडिटी में, सोयाबीन और गुआर में, ये दोनों ज्यादा क्यूज लेता है बारिश से, तो मुझे लगता है इन दोनों कमोडिटी में अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये इम्पैक्ट आपको बता रहे हैं रविशंकर पांडे जी। अब आप बताइए अजय जी, आपने भी कहा कि थोड़ी बहुत इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत असर अभी रहेगा ग्वार को लेकर, क्योंकि ग्वार पे ही इम्पैक्ट हमने देखा है ज़्यादा। ग्वार में क्या अभी और गिरावट है या फिर ग्वार का गिरावट अब पूरा हो चुका है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ग्वार में थोड़ी बहुत और गिरावट बढ़ सकती है। जैसे मैंने पहले भी पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, एक टेक्निकल लेवल है 4450 का। नो डाउट कल के सेशन में हमने वो लेवल ब्रीच होते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट, और आज बिल्कुल वो लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 4450 का लेवल जब तक टेक्निकली नहीं तोड़ता है, मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ सकता है, जो नीचे में मुझे लगता है कि 4300 4280 तक का लेवल मिल जाएगा और बेटर रहेगा। जो मानसून की अटकलें जो लग रही है, हम अप्रैल मंथ में जैसे अपडेट आता है उसको देखते हुए ट्रेड करेंगे ज़्यादा अच्छा। बट इन ऑल मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 2 साल के डेटा और चीज़ें फंडामेंटल देखते हुए देखें, तो आई थिंक कोई बड़ी भारी गिरावट नहीं रहेगी ये साल गवार में, और 4450 के ऊपर निकलता तो आई थिंक वापस एक तेजी का रुख देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए मुकम्मल राय कि मानसून की खबर का और कितना इम्पैक्ट अभी मार्केट के ऊपर दिखेगा। लेकिन आप ये मानकर चलें, अभी तो सिर्फ एक बयान, मतलब एक बयान के आधार पर ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। पहले स्काईमेट का बयान, अब मौसम विभाग का बयान। लेकिन जब एक्चुअल आंकड़े आएंगे अप्रैल के महीने में मानसून के, तब भी मार्केट के ऊपर आपको एक बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है पीके चौधरी का, हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए चौधरी जी। ये बारले के बारे में पता करना है, जौ के बारे में। अच्छा, जौ के बारे में आप जानना चाहते हैं? जौ और चना ग्राम। ओके, जौ और चने के बारे में बताइए अजय जी। देखिए, अगर चने की बात करें तो जिस ढंग से हमने देखा कि नो अराइवल थे तो प्राइजेस में प्रेशर भी पड़ते हुए देखा है। बट पिछले 2-3 सेशन में हमने कहा था फेस्टिवल डिमांड भी है और साथ में हमने एक लो लेवल पे बाइंग आते हुए देखी। तो टाइमिंग चने में तो हमें लगता है कि प्राइजेस में एक उछाल रहेगा, बट अपसाइड थोड़े लिमिटेड रहेंगे। 4350 से लेकर 4380 का एक रेंज है जहाँ तक हम चने में देख सकते हैं। वहीं अगर हम बार्ले की बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि एक साइडवे में प्राइस मूवमेंट रहा है और थोड़ा प्रेशर भी बना है। तो आई थिंक आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत और गिरावट मिल सकती है, बट ज़्यादा फोकस डाउन साइड नहीं रहेगा। मार्केट में एक लिमिटेड डाउन साइड रहेगा जो करीबन 1660 से 1670 तक का एक बेस बनना चाहिए। 1660 और 1670, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि आप बेस बनना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए, ये राय आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। रविशंकर पांडे जी, अब गोल्ड को लेकर क्या कहा जाए? आप देखिए कि जितनी खबरें आनी थी तेज़ी की, वो सारी खबरें आ चुकी हैं। अब तो रुपया भी गोल्ड को पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। 47 पैसे गिरकर आज डॉलर के मुकाबले रुपया बंद हुआ है। उसके बाद भी गोल्ड की चमक नहीं लौट पा रही है। क्या दर्द है मार्केट का? जी देखिए, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, उसके चलते ही हमें गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज देखा जाए तो यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है, प्लस में साथ साथ देखा जाए तो रुपीस में भी थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत नहीं सर, अरे रविशंकर पांडे जी, थोड़ी बहुत नहीं, 47 पैसे कमजोर हुआ है रुपया, 0.25। बिल्कुल, अगर आप 47 पैसे को थोड़ी बहुत कहेंगे तो फिर आप नहीं, वही मेरे कहने का मतलब है कि आज रुपीस में भी कमजोरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे सेशन के लिए एक रिकवरी में मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनुमान भी है कि जीडीपी इस क्वार्टर की थोड़ी कम होके ही आएगी पिछले क्वार्टर से। तो लगता है कि आज के सेशन के लिए एक 200-300 पॉइंट का एक रिकवरी देख सकते हैं। 200-300 पॉइंट जरा दिखाइए गोल्ड का रेट एक बार। कह रहे हैं कि 200 से 300 रुपए की तेजी गोल्ड में आ जाएगी। तो अब ये है सवाल, अजय जी आपसे पूछें गोल्ड पे ना पूछें, आप एक ही मतलब इनसे सहमत होंगे या फिर आपकी अलग राय होगी? मेरी थोड़ी अलग आ रहा है। ये देखिए और गड़बड़ हो गया, अलग राय में तो और दिक्कत हो जाती है दर्शकों के लिए, किनको माने किनको ना माने।
चलिए बता लीजिए, राय तो राय है, बताइए। देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें पिछले 4-5 दिन की ट्रेड की बात करें तो गोल्ड एक सीमित दायरे में अटक गया है। ऊपर में हम देख रहे हैं कि 32,200 250 के ऊपर जैसे ही जाता है इमीडिएटली लिक्विडेशन आ जाता है। ठीक है। और इनफैक्ट अभी जो 32,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर दे रहा है, बट एक ब्रॉडर रेंज को ओपन कर रहा है जो 31,800 से लेकर 32,200। तो मुझे लगता है दायरे में रहेगा। इंटरनेशनल में नो डाउट हमने चीजें चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डॉलर में एक जो जंप आया है ईरो के कंसर्न्स को देखते हुए, ब्रेक्जिट को देखते हुए, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर दिखा रहा है। बट जब तक इंटरनेशनल में 1312 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है और हमारे इधर 32,200 का ब्रेकआउट नहीं देता है, मुझे लगता है बिल्कुल दायरे में रहेगा। और आज 32 के नीचे जो ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाउन साइड में एक, तो 32,200 के आगे तो तब निकलेगा ना जब आप टारगेट देंगे 3200 के ऊपर, 32,000 जाना तो चाहिए। पिछले 4 सेशन जब वॉल्यूम काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं और एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नहीं लेकिन दर मतलब भाई वो ठीक है, वो सारे सिम्टम तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज रुपया भी बहुत कमजोरी के साथ बंद हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आज शाम के कारोबार में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा गोल्ड को? देखिए टेक्निकली वजह हो सकती है ना, ये नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। और रुपए में तो लग भी रहा था, जैसे ईयर एंड रहता है जनरली हम देखते हैं डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है पेमेंट्स को लेकर, तो वो एक्सपेक्टेड भी था। और अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं कि गोल्ड काफी साइडवे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डेटा पॉइंट जो इवनिंग सेशन में है वहां से थोड़े क्लो मिलेंगे। नो डाउट पिछले 2 सेशन में डॉलर इंडेक्स में जो तेजी देखी है हमने, वो कहीं ना कहीं एक अनजस्टिफाइड है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट कीजिए। जो 31,800 से 32,200 का जो ब्रॉडर रेंज है उसी में एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो 31,800 32,200 के बीच में मतलब आपका जो 31,800 का लेवल है उससे मार्केट 150 रुपए ऊपर है, ठीक है। और जो आपका ऊपर का लेवल है 32,200, हाँ जी, वहां से भी 150 रुपए नीचे है मेरे ख्याल से, बराबर है। तो उसी लेवल को क्यों ना फॉलो करें? 32,200 के लिए बाय कर रहे हैं अभी 31,960 पे। थोड़ा सा मार्केट साइडवे है। अगर पहले भी हमने देखा कि ऊपर जा रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसमें ऑप्शंस के अंदर अच्छा काम हो सकता है। ऑप्शन में अगर अपन देखें तो 32,000 तो ऑप्शन ही सही, जैसे भी आप बोल रहे तेजी का रुख लग रहा है, तो कॉल है 590, थोड़ा सा कॉस्टली दिखा रहा है अगला वाला, बट आई थिंक 32,000 का कॉल अगर लिया जाए तो ऊपर में ज्यादा बड़ा तो तेजी नहीं समझ रहा हूँ मैं, बट 640 से 650 तक का जंप मिल जाएगा। और अगर आपको मंदी, जैसे मेरा व्यू थोड़ा सा मंदी की तरफ है आज, तो पुट लेना चाहिए। 350 का भाव चल रहा है अगले कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां पे 350 पे लीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 440 से 450 तक का लेवल दिखा देगा। ये प्योरली इंट्राडे कॉल, ठीक है। फ्यूचर नहीं तो ऑप्शन सही, वहां पर भी आपके लिए ट्रेड बन सकता है। बात कर रहे थे गोल्ड की, लेकिन अब बात करेंगे सिल्वर की, चांदी की। पांडे जी, चांदी पर क्या ख्याल है आपका? देखिए गोल्ड के साथ साथ हमें लगता है कि चांदी में भी आज के सेशन के लिए रिकवरी देखने को मिल सकती है। बेस मेटल पैक में जिस हिसाब से रिकवरी देखने को मिले उसका असर रह सकता है चांदी पे भी। तो हमें लगता है 37,800 के आसपास अगर तो डिप में बाई करते हैं तो ऊपर में 38,200 के लेवल देखने को मिल सकता है। अच्छा, पांडे जी चांदी पर भी बुलिश हैं और आप चांदी पर भी बियरिश हैं इंट्राडे। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। टारगेट 38,200 पहले देखने दीजिए क्या, 1 मिनट। इनका बाइंग का लेवल है 37,800, टारगेट है 38,200। आपका बाइंग का लेवल, आपका सेलिंग का लेवल है 38,000, ओके। और मार्केट में प्राइस अभी 37,847। कैसे मैनेज करें? अजय जी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि पांडे जी की बात भी रह जाए, आपकी बात भी रह जाए, और दर्शक ये देख के कुछ ट्रेड भी कर लें। बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए 38,000 का हमने लॉजिकली देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा। इससे पहले प्राइजेस ऊपर जरूर गई बट सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अगेन वही है, सोना चांदी अगर हम पिछले 7-8 दिन की बात करें तो 37,600 के नीचे नहीं जा पा रहा है और 38,200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो लेवल्स ऑलमोस्ट एक ब्रॉडर रेंज में वही है। मेरे हिसाब से तो बुलियन में थोड़ी सी एक्टिविटी कम है एज ऑफ नाउ। इंटरनेशनल में नो डाउट हमने बढ़ता चढ़ता ज़्यादा देखा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपये में जो आज गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं एक जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है गिरावट को, नो डाउट। बट मुझे लगता है कि एक बार डीप के लिए वेट करें और ये छोड़ दें क्या चांदी? क्योंकि कन्फ्यूजन है, मतलब आप कह रहे हैं कि सेल और पांडे जी कह रहे हैं बाय, तो क्या छोड़ देना ठीक रहेगा? बिल्कुल अवॉइड करें तो क्या दिक्कत है? नो ट्रेड कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली छोड़कर बाकी भी आइटम है हमारे पास, एनर्जी है और बेस मेटल है उसमें। हाँ ठीक है, ठीक बात है। जब अलग अलग कॉन्ट्रा कॉल है और कन्फ्यूजन है, कोई कन्विक्शन नहीं है, तो आप इसे अवॉइड करते हैं तो ठीक रहेगा। पर ठीक है, ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब कन्विक्शन ना हो तो ट्रेड क्यों किया जाए? बिल्कुल, रिस्क क्यों लिया जाए जब जहाँ पर कॉन्फिडेंस ना हो? ठीक है, चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में, हाँ क्रूड में ठीक है। देखिए दोनों लोग बिकवाली, कमाल है क्रूड में। एक बार पहले कॉल दिखाइए, कार्वी कॉमट्रेड की और अजय केडिया कमोडिटी की। 4,120 ये लेवल है केडिया कमोडिटी का सेलिंग का लेवल क्रूड में, और यही लेवल है कार्वी कॉमट्रेड का
सेलिंग का। एक बार दिखाइए दोनों कॉल जरा एक साथ, दोनों का बिल्कुल सेलिंग का लेवल सेम है। टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या है, 4440 का टारगेट है अजय जी आपका, और इनका टारगेट ठीक है, टारगेट भी आसपास ही है 4160। ठीक है, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 4030 और ये कह रहे हैं 4170 और अच्छा आप कह रहे हैं 4170। ओके, और ये कह रहे हैं 4160 ऑलमोस्ट सेम ठीक है। हाँ बिल्कुल, मतलब स्टॉप लॉस का लेवल भी सेम है, टारगेट भी कमोबेश 4030 और 4040, बिल्कुल 10 रुपए का फर्क है, और सेलिंग का लेवल तो एक है ही, तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल कच्चा तेल बेच दें पक्का एकदम अभी, और 11:30 बजे प्रॉफिट बुक कर लें। बिल्कुल, कल की इन्वेंट्री के बाद तो जिस ढंग से हमने फॉल देखा तो आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा, और 4100 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी तोड़ चुका है, और दोनों के व्यू भी सेम है, तो आई थिंक बेच के चलना चाहिए। नीचे में 4040 4030 का जो बेस है वहां तक प्राइजेस शाम तक मिल जाने चाहिए। पांडे जी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं क्रूड बेचने को लेकर, बिल्कुल बेच दें या कुछ संशय है आपके मन में? नहीं, संशय तो नहीं है। इंट्राडे के सेशन के लिए मुझे लगता है कि 60-70 रुपए की गिरावट रह सकती है, 60-70 रुपए की गिरावट। लेकिन एक दिक्कत है, आप लोगों का जो लेवल है बिकवाली का वो सेम तो है, लेकिन वो लेवल ताज़ा भाव से दूर है, ये थोड़ी चिंता है। मतलब 50 रुपए दूर है अजय जी, कैसे 50 रुपए का वेट करना पड़ेगा बेचने के लिए, कैसे होगा ये? देखिए थोड़ा वॉलिटिलिटी है मार्केट में इवनिंग सेशन में, मैं इसमें भी अगर एक ऑप्शन ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, अगर हम 4100 का अगर देखें पुट तो वो करीबन 118 पे ट्रेड कर रहा है, तो बेटर है जब हमारा व्यू ही मंदी का है तो हम वेट करने के बजाय हम अगर पुट ले ले 118 का, तो आई थिंक अगर सेम अगर व्यू सेम रहता है तो आई थिंक 140 से 145 तक का जंप इनको पुट में मिल जाएगा। तो 118 में 4100 का पुट लीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 80 का और टारगेट रहेगा 145 का। चलिए, तो आपके लिए फ्यूचर की कॉल भी है क्रूड में और ऑप्शंस की कॉल भी है, लेकिन दोनों की राय बिल्कुल सेम है, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बेचकर आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड। अजय जी आपकी पहली कॉल। मुझे लगता है कि गोल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ऑलरेडी हमने देखा है कि बेटर अवॉइड करें, बट मेरे हिसाब से अगर 32,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो गोल्ड में सेल साइड रहना चाहिए, जो नीचे में 31,800 तक का लेवल दिखा देगा। आपकी कॉल पांडे जी। हमारे हिसाब से लेट बाय करना चाहिए 138 के लेवल से, टारगेट 140 का रहेगा और एसएलएफ 136 के आसपास लगा सकते हैं। ओके, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। बेस मेटल में कॉपर रहेगा। पिछले हफ्ते तक हमने काफ़ी गिरावट देखी, बट जिस दिन से स्ट्राइक की कुछ अपडेट आई और 440 का इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंट था वो ब्रेकआउट हुआ है, तो आई थिंक कॉपर में करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। पहला टारगेट 444 का रहेगा और ओवर ये एक्सटेंड हो सकती है रैली, जो 446 तक दिखा देगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।